आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर जो कि प्रकाशिकी है, इसमें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसको समझाएंगे, और जो हमारा क्रांतिक कोण होता है, इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों बिंदुओं को हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक पॉइंट कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, प्रत्येक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश, जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अर्थात प्रकाश क्या एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, हमारी सहायता करती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के कुछ गुण हैं, उसको भी आप पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन भी आप लोग जानते ही होंगे कि प्रकाश का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित कि एक पॉइंट अगर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो अगला पॉइंट आपको निश्चित ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा बहुत ही ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अगर परिभाषा कोई परिभाषा पूछ ले तो आप सिंपली बताएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है या हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपनी मूल दिशा से भटक जाती है, विचलित हो जाती है या हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको चलिए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कोई एक ऐसा तल लीजिए जो क्या हो, उस तल के दूसरी तरफ माध्यम दूसरा हो, उसके दूसरी तरफ माध्यम दूसरा हो। मान लीजिए ये कोई माध्यम है हवा, इसको आप विरल माध्यम कह सकते हैं। हवा क्या है, गैस जो होता है, इसको विरल माध्यम क्यों कहेंगे? क्योंकि गैस जो होता है उसके जो अणु होते हैं वो काफी पास नहीं होते, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अन्य माध्यमों की अपेक्षा, जिससे लिक्विड हो गया, ठोस हो गया, इसकी अपेक्षा जो हवा होता है उसके हवा के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। दूसरा माध्यम आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप द्रव ले लें या कोई ठोस ले लें। ठोस में ऐसा ठोस माध्यम होना चाहिए जो पारदर्शी, यानी जिसके आर पार देखा जा सके, जिससे प्रकाश गमन कर सके। तो ठोस में आप कांच ले सकते हैं, लिक्विड में आप जल भी ले सकते हैं, द्रव में। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक कोई ऐसा पृष्ठ लेंगे जो दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा होगा। ये आपका माध्यम एक है, ये माध्यम सेकंड है। अब मान लीजिए इस माध्यम से कोई प्रकाश की किरण जो है वो दूसरे माध्यम में यहां पर आती है। इस प्रकार से एक किरण है जो कि दूसरे माध्यम में आती है, और ये जो आपको दोनों को बांटने वाला पृष्ठ है यहाँ के इस बिंदु पर आपतित होती है, और आपतन के पश्चात, अब इसको अगर ये माध्यम चेंज ना होता, अपवर्तन होता, तो ये पूर्णतः ऐसे सीधी निकलना चाहिए था या निकल जाती। यदि आपका माध्यम चेंज ना होता, माध्यम समान होता, तो जैसे इधर आई थी वो ऐसे सीधे की सीधे निकल जाती। लेकिन माध्यम क्या हो रहा, चेंज हो रहा। आप ये माध्यम मान लीजिए केवल ये है द्रव माध्यम, लिक्विड माध्यम लिया है, तो इसको आप कह सकते हैं सघन माध्यम। इसको आप कह सकते हैं सघन माध्यम। अब जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब आपको अभिलंब मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ये बिंदु ओ है, या ओ या कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम, ये बिंदु ओ है, जिसको आप आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसको पूरा
डिटेल से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं कोई पूछ ले तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। यह आपकी किरण आपतित किरण है और इधर इसको जाना चाहिए था लेकिन अभी गई नहीं है। अब ये क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो इस पर आपको एक अभिलंब मालूम होना चाहिए। ये हम इस पर क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए आपने ये एक रेखा अभिलंब खींच दिया, इसको नाम दे देते हैं यम यन, एक रेखा अभिलंब है। अब माध्यम क्या है, प्रकाश की किरण वायु से सघन में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी ये ऐसे ना जाके इस प्रकार से होते हुए सीधे निकल जाएगी। इसको जाना इधर चाहिए था ये वाली किरण, लेकिन वो क्या हुआ, अपवर्तन हो गया, वो अपने मार्ग से हट गई, क्योंकि माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। क्यों, क्योंकि ये वायु में था, अब इधर आया तो लिक्विड में आ गया, तो माध्यम क्या हो गया, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये आपका विरल माध्यम था, ये आपका सघन माध्यम है। माध्यम चेंज हुआ तो वो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक के निकलेगी। तो इस किरण को आप कह सकते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण का जो नाम होगा वो क्या होगा, अपवर्तित किरण। तो आई होप आपको ये घटना समझ में आई होगी। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये दो बातों पर निर्भर करता है। जैसे जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। लेकिन यदि कोई ऐसा माध्यम हो जो प्रकाश की किरण जिसमें सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अब इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए इधर से कोई ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर क्या करते हैं, आप एक अभिलंब खींच देते हैं। अगर माध्यम चेंज ना होता तो ये प्रकाश की किरण जो है आ रही है ऐसे, ये सीधे इसी मार्ग पर निकल जाती, लेकिन माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज क्या हुआ, सघन से विरल में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक बात मालूम होना चाहिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अभिलंब की तरफ ना झुक के वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी इसको जाना इधर चाहिए था, ये इधर नहीं झुकेगी क्योंकि माध्यम सघन से विरल हो रहा। इसमें विरल से सघन था तो ये इधर जाने के बजाय इधर झुक गई, लेकिन इधर सघन से विरल में जा रही तो इधर जाने के बजाय वो इधर ना झुक के इधर की तरफ झुकेगी, यानी अभिलंब से दूर की तरफ भगेगी। यानी इस प्रकार से ये किरण इस प्रकार से निकल जाएगी। ये किरण आपका आपतित किरण है और ये आपका अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें आपको ये घटना आपको समझ में आ गई। दो चीजें आपको मालूम होना चाहिए, जब माध्यम विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये इतना आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, परिभाषा आपको मालूम है। अब देखिए इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से इसके भी 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये जो बिंदु है इसको आप नाम दे दिए आपतन बिंदु, और ये आपतन बिंदु ही कहलाएगा। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि प्रकाश का आपने पहला नियम पढ़ा होगा, उसमें भी यही नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उसमें परावर्तित किरण पढ़े थे, इसमें अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे आपतित किरण और अपवर्तित किरण। एकदम ध्यान से बने रहिएगा वीडियो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया
अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम है, अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम ध्यान से सुनिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच का जो कुछ कोण भी बना रहा है, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये किरण आपतित हो रही है तो ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, ये वाला कोण। ये आपका रेखा अभिलंब है तो ये कोण जो बनेगा, ये कोण आपका कहलाएगा आपतन कोण। इसमें देखेंगे तो ये अभिलंब है, ये वाला जो कोण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका आपतन कोण। दूसरा ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण आपको मालूम है जैसे प्रकाश के परावर्तन में होता। अब इसमें आप देखेंगे एक दूसरा का एंगल भी बनेगा, जो किरण अपवर्तित होकर निकलती है तो अपवर्तित किरण और आपतन, ये जो अभिलंब है इसके बीच भी एक कोण बनेगा जिसको आप बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये वाला कोण, ये आपका अपवर्तन कोण है, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये वाला कोण इस चित्र में देखेंगे तो ये वाला कोण, ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, दोनों के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। दूसरा नियम कहता क्या है, आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण के लिए आपतित किरण की ज्या होगी वो क्या होगी, साइन आई होगी। तथा अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। अपवर्तित कोण आर है और अपवर्तित किरण ये वाली रेखा है, तो अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा नियम, आपतित किरण के लिए आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई बटे आप अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई, साइन आर का अनुपात, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको आप यन से डिनोट करते हैं। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यन, यह क्या होता है, दूसरा नियम होता है। आप इसको अगर लिखना चाहें वाक्य की तरह तो आप लिख सकते हैं, आपतित किरण के लिए आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसी को आप दूसरा नियम कहते हैं। अब इसको एक नियम और जाना जाता है, इसका नाम है स्नेल का नियम, यानी अपवर्तन कोण के, ये अपवर्तन के दूसरे नियम को आप स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को बताया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और जो आपका नियतांक है ये उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे प्रकाश इधर से इधर प्रवेश कर रही है तो ये जो आपका माध्यम सेकंड है वो इसका अपवर्तनांक है क्या, यन, इसका अपवर्तनांक क्या है, यन। इसको आप कह सकते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। आई होप आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए, आप चित्र भी बना सकते हैं। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि जो हमारा क्रांतिक कोण होता है वो क्या होता है। ये दोनों नियम आप लिख लीजिए और ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कीजिए। और चलिए देखते हैं जो नियम है उसको समझते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं क्रांतिक कोण। दूसरा जो इसमें है, अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा क्रांतिक कोण। ये कोई माध्यम एक है मान लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम, तीन चित्र के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको तीनों चित्र अगर आप समझ में आ गया तो एकदम कंफर्म है कि आपको क्रांतिक कोण समझ में आ जाएगा। यहाँ पर माध्यम आप ये भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप विरल से सघन में जाएं, सघन से विरल में भी जा सकते हैं। सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, इसको आप सघन लिख लीजिए, इसको आप विरल लिख लीजिए, इसको आप सघन लिख लीजिए, इसको आप विरल। अगर ये आप समझ गए तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन 100% समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्रांतिक कोण। अब देखिए क्रांतिक कोण होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये आप इस पर अभिलंब डाल दीजिए तीनों पर, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इधर से क्या होती है, इस बिंदु पर आपतित होती है।
क्या हो रहा है, इस बिंदु पर आपतित होती है। तो इधर क्या बनाता है, ये कोण बनाता है आई, जिसको आप आपतन कोण कहते हैं। अब माध्यम सघन से विरल हो रहा है, तो जो ये अपवर्तित किरण होगी उसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन माध्यम क्या है, सघन से विरल है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और इस प्रकार निकल जाएगी। इतना समझ में आया। दूसरे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा भी माध्यम ये सघन है, ये विरल है, तो प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर से ऐसे प्रवेश की और इसको जाना इधर चाहिए, लेकिन माध्यम सघन से विरल में जाती है प्रकाश, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से होते हुए निकल गई। अब इसमें आपको बताना क्रांतिक कोण होता क्या है। क्रांतिक कोण समझने के लिए आप ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जब आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, इतना आपको मालूम है। क्रांतिक कोण क्या होता है, यदि आप आपतन कोण को और बढ़ा, जैसे आपने इतने डिग्री पर आई डिग्री पर इसको डाला, तो ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, आर बन गया। इतना समझ में आया। अगर हम क्या करें, इस प्रकाश किरण के कोण के मान को ऐसे बढ़ाते जाएं, इसको क्या करें, आप मान लीजिए टॉर्च इधर से जला रहे हैं, उसको क्या करें, ऐसे ऐसे झुकाते जाएं, इस कोण को बढ़ाते जाएं। कब तक बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक जो ये अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री का ना हो जाए। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर आपने डाला आर बना, अब क्या करें, इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा दें, इस प्रकार से, इस प्रकार डालेंगे तो ये अगर ये माध्यम क्या है, ये कोण जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री का हो जाए। ध्यान से समझिएगा, इस कोण को आप तब तक बढ़ाएं, आपतन कोण का मान तब तक बढ़ाएं जब तक अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री ना हो जाए। तो यही जो एंगल कहलाता है, यही एंगल आपका कहलाता है क्रांतिक कोण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही एंगल क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं, परिभाषा कोई पूछ ले क्रांतिक कोण की, तो आप लिख सकते हैं अपवर्तन कोण के लिए, या आप लिख सकते हैं आपतन कोण का वह मान, आप ध्यान से सुनिएगा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब आपको मालूम होना चाहिए पूर्णांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण समझ में आया। आपतन कोण का मान तब तक बढ़ाएं जब तक अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का ना हो जाए, इसको आप कहते हैं क्रांतिक कोण। अब देखिए आपको बढ़ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी और बढ़ा दीजिए, जैसे इधर मान लीजिए आपने आई किया, अभी आई से थोड़ा सा और अगर आप बढ़ाएंगे, तो तीसरे चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तन जो होगा वो पुनः उसी माध्यम में ऐसे प्रकाश की किरण लौट, एक भी डिग्री अगर आप उसको बढ़ाए तो ये जो क्या होगा अपवर्तन कोण, ये क्या होगा, पुनः अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपका आई है, ये जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा फिर वो किरण क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा नहीं होता है, उसके लिए कुछ शर्त है, कुछ नियम है, कुछ कंडीशन होना चाहिए, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या है, दो कंडीशन इसमें दिए गए हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। पहला कंडीशन, प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही जानी चाहिए।
पहला कंडीशन आप लिख लीजिए कि प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण को जाना परम आवश्यक है। दूसरा सुनिए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। दूसरा नियम जो है, दूसरा जो शर्त है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाएगा तो यहां से आप लिख सकते हैं आई का मान जो है वो सी से अधिक होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट है सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाएगी तब। ये दोनों शर्त पूछे जाते हैं, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि दोनों शर्तें बताइए पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। तो पहला शर्त लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। अब एक बात और जान लीजिए, इसके कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं। परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल काफी बार पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे उदाहरण आप बताइए कि जैसे कोई घटना बताइए कि हाँ यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है। पहली घटना आप लोगों ने देखा होगा, गर्मियों में जब आप रोड पर चलते हैं तो कुछ दूर आपको ऐसा दिखाई देता है कि आगे पानी भरा हुआ रोड पे, जब धूप बहुत तेज होती है। ऐसी घटना रेगिस्तानों में ज्यादातर देखी जाती है और इस घटना को हम मरीचिका कहते हैं। यानी वहां पर क्या होता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण जो प्रकाश होती है वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है और आपकी आंखों पर जब वो पड़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वस्तु है उसका प्रतिबिंब सड़क पर बना हुआ है और ऐसा लगेगा कि वहां पर पानी है। इस घटना में प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जो कांच में पड़े दरार होते हैं, कभी आपने देखा होगा ध्यान से, तो कांच में जो दरार पड़ जाते हैं, अगर वो चटक जाए कांच तो उसके दरार काफी ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वो क्यों चमकीले दिखाई देते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण कांच से उस दरार में प्रवेश करती है, अब दरार जब पड़ जाता है तो उसमें हवा भर जाती है। हवा भर जाएगी तो उसका जो माध्यम होगा वो कांच के माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, विरल होगा। कांच क्या होगा, सघन माध्यम है, हवा उसमें भर गई तो माध्यम विरल हो गया। फिर वहां पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और वो ज्यादा चमकीला आपको दिखाई देता है। दूसरा माध्यम, दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण आप लोग लिख लीजिए, जान लीजिए। तीसरा जो उदाहरण है, आप लोगों ने देखा होगा जब पानी के जो बुलबुले होते हैं, बुलबुले देखे ना, जब पानी हम बाल्टी में भरते हैं तो उसमें कुछ बुलबुले क्या होते हैं, ऊपर उठते हुए आते हैं। वो क्या होते हैं, अन्य पानी की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। क्या वो आपको ज्यादा चमकीले दिखाई देंगे, तो वहां पर भी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। कहेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब क्या होता है, प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश करती है तो पानी में क्या होता है, पानी आपका सघन होता है और वो जो बुलबुला होता है, बुलबुले का मतलब क्या है, उसके अंदर हवा भरी होती है, वहां पर पानी नहीं होता, उसके अंदर हवा भरी होती है। तो पानी क्या है, सघन माध्यम, हवा क्या है, विरल माध्यम। जब वहां पर प्रकाश पड़ती है फिर वो क्या होता है, वहां से पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण वो बुलबुला जो होता है ज्यादा चमकीला दिखाई देता, ज्यादा चमकीला दिखाई देता। ज्यादा चमकीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है, ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती है। क्या होता है उसमें, ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती है और प्रकाश जितनी ऊर्जा के साथ उसके अंदर गया था उतनी ही ऊर्जा के साथ परावर्तित होकर हमारे आंख की रेटिना पर पड़ता है, फिर वो हमें चमकीला दिखाई देता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गया आपका पूर्णांतरिक परावर्तन। और भी काफी सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अपवर्तन के भी कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं। अब अपवर्तन के उदाहरण की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जब बाल्टी की तली में क्या करें, यदि आप देखें पानी भर दें, बाल्टी में पानी भर दें और तली ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी जो तली हो क्या है, ऊपर उठी हुई है। तो यह घटना किस कारण से होती है, अपवर्तन के कारण। ये आप समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, जब आप क्या करें, किसी पानी में आंशिक रूप से किसी पेन को ऐसे डुबो दीजिए या किसी क्षण को ऐसे डुबो दीजिए, पूरा मत डुबोइए, आंशिक रूप से थोड़ा सा उसको डुबोइए, तो आप देखेंगे ऊपर वाला सिरा सीधा दिखाई देगा। जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप यह पेन डुबो दिए तो आप ये ऊपर वाला देखेंगे तो एकदम सीधा रहेगा, लेकिन अंदर वाला ये जैसे सीधा इस प्रकार से ना होगा, या वो क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा वो तिरछा दिखाई देगा इस प्रकार से। यानी उसको जिस तरह से सीधा दिखाई देना चाहिए उस प्रकार से नहीं दिखाई देगा, वो तिरछा या मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये किस कारण से होता है, अपवर्तन के कारण से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तीसरा उदाहरण, जो तारे टिमटिमाते हैं रात में, आप लोगों ने देखा होगा तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण तारों से हमारी आंखों पर आती है तो बीच में कई सारे माध्यम क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल के ऊपर प्रकाश का कोई भी माध्यम नहीं होता है, निर्वात में क्या होता है, वो प्रकाश की किरण आती है, आते वायुमंडल में तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा माध्यम सघन हो जाता है। ज्यादा ऊपर जाएंगे पृथ्वी के तो वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन जो गैस किरण होते हैं क्या होते हैं, काफी विरल होते हैं, लेकिन निर्वात की अपेक्षा तो वो सघन होगा। तो वहां पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर जैसे और नीचे आएगा, फिर माध्यम जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आएगा तो माध्यम जो वायु का होगा वो क्या होगा, सघन होता हुआ चला जाएगा। काफी नजदीक जब आ जाता है पृथ्वी की सतह के करीब तो पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, बहुत सारे धूल के कण, धुएं के कण वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण उस प्रकाश की किरण का बार बार अपवर्तन होता है और वो अपना रास्ता बदलते हुए हमारी आंखों पर आती है वो किरण। और ऐसा होता है तो ऐसा लगता है, आप जब आप देखेंगे तो वो किरण ऐसा नहीं कि सीधे आ रही, सीधे आएगी तो आपको एकदम एग्जैक्ट दिखाई देगा, लेकिन जब वो किरण अपनी रास्ता बदलते हुए आती है फिर उसके कारण वो क्या होता है, टिमटिमाता हुआ ऐसा लगेगा कि आपको वो बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, इस प्रकार से वो दिखाई देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।